हम जब जग खड़े होंगे तो तुम्हें तुम्हारी जमीन पर काट के फेंक देंगे। मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मालूम कि जिस जमीन को कह रहे हैं वो जमीन हिंदुस्तान का नब्ज है, और किसे काट कर फेंक देंगे। साहित्य के पन्ने पन्ने को खोद दीजिए, कहीं आपको हिंदू नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं वो जमीन भी ले जाएंगे, आपकी बेटियां भी ले जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस तरीके के बयान? देखिए, इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के जेब की जागीर हो चुका है। इतिहास के पन्ने पन्ने पढ़ते जीवन खत्म हो गया। कहां दिखा दोगे हिंदू हिंदू राष्ट्र? इस हिंदुस्तान में नफरत, हिंदू मुस्लिम नफरत अकेले नरेंद्र मोदी ने वो पौधा जड़ रोप दिया है। मुल्क ऐसे चलेगा क्या? नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान को क्या कर दिया है अकेले? मुझे इतनी तकलीफ होती है। आजादी फांसी और कुर्बानी का परिणाम है। अवध की डालियां फांसी के फंदे में तब्दील हो गई थी। फांसी कुर्बानी से आजादी मिली है, हिंदू मुस्लिम नफरत से नहीं मिली है। झंडे पर लड़ा रहे हो, भगवा पर लड़ा रहे हो, सनातन पर लड़ा रहे हो। क्या हिंदुत्व, क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? भारत नहीं जानते हो हिंदुस्तान को? भारत कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? सभी आतंकवादी हैं कहने वाले। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। भारत की खूबसूरती इसी में थी कि हम इसे ये कहते थे कि ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। बाहर जाकर बुद्ध के मूर्ति के सामने प्रणाम भी किया जाता है और अंबेडकर के देश से आए हैं, गांधी के देश से आए हैं, ये कहा भी जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों अपने देश में आते ही ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं कि देख लो, उनके कपड़े से उनकी पहचान की जा सकती है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये विशेष समुदाय के लोग हैं जो आपका हिस्सा छीनना चाहते हैं, आपकी संपत्ति छीनना चाहते हैं, आपका मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं, आपकी बेटी छीनना चाहते हैं। ये लोग बेटी तक को जो है वो एक वस्तु, एक प्रोडक्ट के रूप में अब इस्तेमाल करने लगे हैं और महिला सम्मान के बखान में वो बैनर टंगवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं। अब देश में हालात इस तरीके से हो गए हैं कि मंच पर अगर कोई नेता खड़ा है तो वो इस तरीके का विवादित बयान ही देगा, इस तरीके का जहरीला बयान ही देगा। अब पता नहीं उनके इस तरीके के बयान से समाज का वो तबका जिसके लिए इसका ये इस्तेमाल किया जाता है वो इसे कैसे देखता होगा। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग इसे ऐसे ही देखते हैं कि वो जो गुलदस्ता जिसमें सब रंग एक समान खिलखिलाते थे, मुस्कुराते थे, उस गुलदस्ते पर बहुत बुरा प्रहार किया जा रहा है और वो समाज के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। अब मैं इसमें किसका एग्जाम्पल दे दूँ? मैं मोदी जी का एग्जाम्पल दे दूँ, मैं अमित शाह का एग्जाम्पल दे दूँ, मैं योगी जी का एग्जाम्पल दे दूँ, या मैं गिरिराज सिंह का एग्जाम्पल दे दूं, या मैं बीजेपी के उन तमाम नेताओं का एग्जाम्पल दे दूं। सबने एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छा बयान देकर समाज की वो जो एकजुटता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया है और करते ही रहते। ये क्यों कर रहे हैं ये संपूर्णानंद मल जी ही अच्छे से बताएंगे। क्या ये चुनाव में 80 बनाम 20 की राजनीति है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम। टोपी से पहचान लो, कपड़े से पहचान लो। अगर ये लोग मजबूत हुए तो तुम्हारे घर में डाका डालेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, तुम्हारी ज़मीन छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरीके का बयान कि आपको क्या लगता है इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है? इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, सत्ता की भूख, जो भेड़िया होता है ना, वो अपनी भूख मिटाने के लिए तरह तरह से शिकार का प्रलोभन और तरह तरह से शिकार पर धावा मारता है। ठीक उसी तरीके से इस देश के पॉलिटिशियंस और जो नरेंद्र मोदी का एरा है, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल टाइम फ्रेमिंग में जो नरेंद्र मोदी का एरा है, ऑनरेबल पीएम का, वो हिंदुस्तान में नफरत बोकर और हिंदू मुस्लिम करके और ख़ासकर मुसलमानों के साथ जुर्म करके और हिंदुओं को एक साथ खड़ा करके हिंदुस्तान की बागडोर पर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर कब्जा करने के रूप में इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। अब मैं पहले आप इस चैनल को, भारत एक नई सोच के एडिटर द्वय पल्लवी और विजेंद्र को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं इसके लिए उनको वेलकम करता हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इस भारत के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मुल्क गांधी का है, जो मुल्क भगत सिंह का है, जो मुल्क अंबेडकर का है, जो मुल्क एपीजे अब्दुल कलाम जैसे दुनिया के शीर्षस्थ गांधीवादी और दुनिया के उस चोटी के वैज्ञानिक का है, जिसने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया है और हिंदुस्तान को स्वाभिमान और इज्जत सौंपा है, उस व्यक्ति, ये शर्म नहीं लगती जब मुसलमान को ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
हिंदुओं को बांटने की साजिश नाकाम हो गई। फ्लैश, इनका अपना यही वर्डिंग है, हिंदुओं को बांटने की साजिश नाकाम हो गई। क्या ये राष्ट्र हिंदू का है? क्या हिंदू को एक जगह लाम बंद कर देंगे तो हिंदुस्तान सलामत बच जाएगा? मैं किससे पूछूं कि इस तरह का वाक्य इस देश का प्रधानमंत्री किस बात के लिए बोलता है, किस चीज के लिए बोलता है? क्या उसमें दम नहीं है जो भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और गांधी जैसे इस सदन को विभूषित कर दे उपाधियों से? जिन लोगों ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि ऐश्वर्यशाली सदन से यदि तुम्हें कोई उम्मीद है तो ये ऐसी उम्मीद न करो। अशफाकुल्ला खान ने कहा था कि इस सदन में भोग विलास ऐश्वर्य के लोग बैठते हैं। गांधी ने इस सदन को बेश्वा कहा था, जिस सदन के लिए हिंदुस्तान को दांव पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान किसी व्यक्ति का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत भारत है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में हिंदू राष्ट्र, हिंदू और मुसलमान, हिंदू, ईसाई, ये कुछ भी करने की कोशिश नहीं की गई है। संविधान का नाम ही है संविधान, और उसका जो फंडामेंटल राइट का राइट टू इक्वलिटी है, बराबरी का जो अधिकार है 14 to 18, वो किसी भी आधार पर किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का उल्लेख नहीं करती। अभी दो दिन नहीं, मुझे लगता है कि कल ही आपका एक वीडियो मैं मिथुन चक्रवर्ती के बयान के ऊपर सुन रहा था। उसमें आपने बहुत ही मैं किस तरीके से कहूं कि आप लगातार ऐसे वीडियो बना रही हैं जो हिंदुस्तान की एकता को एक जगह जोड़ने की का काम करेगा। आपने उनके 3 बात उन्होंने, उनका स्टेटमेंट आ रहा था, उसको आपने बजाया है। उन्होंने कहा था कि 30% लोग 70% लोगों को काट कर और जो है भागीरथी में फेंक देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि उसका उत्तर उन्होंने दिया, देते समय उत्तर उन्होंने दिया है कि हम ये नहीं करेंगे, हम जब जग खड़े होंगे तो तुम्हारी जमीन पर काट के फेंक देंगे। मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मालूम कि जिस जमीन को कह रहे हैं वो जमीन हिंदुस्तान का नब्ज है, वो हिंदुस्तान की जमीन है। जिस बांग्लादेश, बंगाल और जिस भी भारत के ग्रेटर इंडिया के पेरीफरी को कह रहे हैं, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत की जमीन है। और किसे काट कर फेंक देंगे? मिथुन चक्रवर्ती किसे काट कर फेंक देंगे? बांटोगे तो कटोगे। इससे भी कोई घृणित नारा हो सकता है क्या? इससे भी कोई बांटने नफरती नारा हो सकता है क्या? यदि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी बांटने का नारा लगाता है, पाकिस्तान सेपरेशन की बात करता है, खालिस्तान मांग करने की बात करने से वो आतंकवादी है, तो हरगिज़ ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के मांग करने वाले सभी लोग आतंकवादी हैं। हिंदू राष्ट्र एक आतंकवादी स्लोगन है, एक आतंकवादी स्लोगन है, बिल्कुल हिंदुस्तान की मिट्टी का शब्द नहीं है। हिंदुस्तान भारत भारत है, और इस भारत पर जितना अधिकार हिंदू विचारधारा का है, जितना अधिकार हिंदू कम्युनिटी भी नहीं है, हिंदू कास्ट भी नहीं है, हिंदू रिलीजन भी नहीं है। हिंदू एक ज्योग्राफिकल शब्द है और हिंदू एक फारसी ओरिजिन का शब्द है। लेकिन हिंदू से हम आज ये मान लिए हैं कि जो हमारी ब्राह्मणिक परंपरा थी उसमें सभी हिंदू जो नॉन मुस्लिम्स है वो हिंदू के रूप में आज ये परिभाषित हो रही है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू और हिंदुस्तान, ऐसे हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब आप वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और चले आइए गुप्त और अर्ली मिडिल एज तक चले आइए, साहित्य के पन्ने पन्ने को खोद दीजिए, कहीं आपको हिंदू नहीं मिलेगा। सनातन की यह परंपरा, सनातन को धर्म मान लेते हैं, सनातन को संप्रदाय माना जाता है। न सनातन संप्रदाय है, न सनातन रिलीजन है, न सनातन कोई कास्ट है, न कोई धारा है। सनातन का अंग्रेजी है कॉन्टिन्यूअस, सनातन का अंग्रेजी है कॉन्टिन्यूअस, चलने वाली, सतत चलने वाली। पुरानी वो सारी चीज़ें जो चली आ रही हैं, जो अच्छी भी हो सकती हैं और ख़राब भी हो सकती हैं। जो हमारे लिए अच्छी हैं उसका हम चयन कर सकते हैं, जो खराब है उसको हमको किक आउट कर देना चाहिए। हमें कोई भी हमारी पूरे हिंदुस्तान को बांटने वाली यदि कोई चीज़ है तो हमें उसे खारिज करना चाहिए। मैं ऐसे सारे लफ्ज, चुनाव के पहले जो ये सब बयान दिया जाता है, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में या झारखंड में मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष जो है वो जानबूझकर आपके संपत्ति पर नजर बनाए रखा हुआ है, वो आपकी जमीन झारखंड में दे रहे थे।
वो आपकी ज़मीन भी ले जाएंगे, वो आपकी बेटी भी ले जाएंगे, वो आपकी मतलब ज़मीन और इन चीज़ों का ज़्यादा झारखंड में वो है, तो कह रहे हैं वो ज़मीन भी ले जाएंगे, आपकी बेटियां भी ले जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है इस तरीके के बयान? देखिए, इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के जेब की जागीर हो चुका है, उस पर मैं बहस ही नहीं करना चाहता हूं। मैं यहाँ फेफड़ा फाड़ के कुछ कह दूंगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके का नफरती बयान पूरे देश में फैलाया जा रहा था, यह बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन और होर्डिंग्स बॉम्बे में लगी हैं, बॉम्बे में लगी हुई है। और जो है अभी जो है झारखंड में, झारखंड में स्लोगन पहुंच गया है। और जो नरेंद्र मोदी का बयान है, नरेंद्र मोदी जो करना चाहते हैं, मंगलसूत्र नोच लेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू बांटने की, हिंदुओं को दिख रहा है जमीन नहीं, जमीन पर असर नहीं दिखेगा। इसका असर हिंदुस्तान केचुए की तरह इंटरनली वीक हो जाएगा। जैसे केचुआ कमजोर रहता है ना, ठीक उसी तरीके से हमारी फिजिकली यूनिटी, फिजिकली बाउंड्री, पेरिफेरी कॉन्टिन्यूअस ठीक रहेगी, लेकिन हम केचुए की तरह हमारी आंतरिक एकता। हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू मुसलमान, इससे नीचे कुछ नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं। हिंदुस्तान यदि कहा जा रहा है तो हिंदू मुसलमान कहा जा रहा है। मैं ये कहने की कोशिश बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि यदि ग्रेट वार उठा लो 1857 का पहला महासमर, जिसको बीडी सावरकर महासमर करते हैं, कुछ लोग विद्रोह अंग्रेजी राइटर कहते हैं, लेकिन अब पूरी हिस्टोरियंस और पूरी जमात स्वीकार कर चुकी है कि 1857 का महासमर स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उस ग्रंथ में लिखा है, बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, सेना का एक सूबेदार था जो क्विट कर दिया था नौकरी को। दिल्ली में बहादुर शाह लड़ रहा था, 83 साल का तैयार हुआ था, बड़े मुश्किल से उसकी जीनत महल ने कहा था कि बादशाह अब तैयार हो जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारे नाम से चलता है। वो वृद्ध तैयार हुआ था। कानपुर में नाना साहब तांत्या के साथ अजीमुन्ना शाह लंदन में समझौता कर रहा था। झांसी रानी का तोपची गौस खां, तोप जलाने वाला 19वीं सदी का सबसे महान तोपची था। लखनऊ में बेगम हजरत महल की तलवार लड़ रही थी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहा था। लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस में लड़ रहा था। कुंवर साहब आरा में लड़ रहे थे। मैं नहीं समझता कि इनके नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के, नफरतियों के, जिन्होंने हिंदुस्तान को 10 वर्षों में न जाने कहां घोंट के कर दिया है, न जाने कहां लेते चले जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान को, सत्ता उनको इतनी प्यारी हो गई है कि लोग को बांट देंगे। और मुसलमान और हिंदुस्तान से हम मान लिए कि मुसलमानों हिंदुओं को एक जगह कर देंगे। जब हिंदू एक जगह कर देंगे तो बरबस विवश होकर मुसलमान एक जगह हो जाएगा और हिंदुस्तान अंदर से बंटकर टुकड़े में बंट जाएगा, फिर हिंदुस्तान बंट जाएगा। ये ठीक वही हालत होगी। अभी 16 को मैं सुना हूं कि सनातनियों का दिल्ली में सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन के बारे में मैं पूरे सुनने वालों को बताना चाहता हूं, इतिहास का स्कॉलर हूं, एक एक पन्ने का, एक एक पंक्तियों का जिक्र करूंगा। एक लाइन का, जब 1908 में आगा खां के समय में बांग्लादेश में मुस्लिम लीग का गठन हो रहा था, तभी हिंदुस्तान बंटने की पूरी आधारशिला रख दी गई थी। यद्यप पाकिस्तान शब्द बाद में रहमत अली ने दिया था। 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था और 25 में आरएसएस का गठन हुआ था। यह उसी ढंग का है। जब वो गठन हुआ था मुस्लिम लीग का, तब किसी को पता नहीं था कि हिंदुस्तान बंट जाएगा, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम अलग रहना चाहते हैं। इस काम का शिलान्यास करजन ने कर दिया था बंगाल को 1905 में विभाजित करके। यदि दिल्ली में सनातनियों का सम्मेलन हुआ तो मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से और पूरे अतीत से कि ये हिंदुस्तान सलामत नहीं रहेगा, अंदर से बटेगा। पूरे नफरती सत्ता के लिए चंद नफरती 5000 ऐसे लोग हैं एग्जीक्यूटिव असेंबलीज और एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के, जो बराबर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, जिनके लहजे में जाति और रिलीजन को बांट के पूरी आज़ादी से हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या ये नहीं दिखाई देता कि बेरोजगारी और गरीबी इस हिंदुस्तान को न जाने कहां धांस दी है? क्या महंगाई नहीं याद आती? 5 किलो अनाज में 80 करोड़
कंगाल जीने वाले लोगों को और 22 करोड़ कुपोषितों के पास एक नए पैसे नहीं। रेलें बंद खत्म कर दी गई, पुरानी सस्ती रेलें जो स्लीपर क्लास है हटा दिया गया है। अनाज इतना महंगा हुआ है, शिक्षा बेचा जा रहा है बाजार में, आटा चावल दाल तेल चीनी दूध दही और दवा पर टैक्स लगा दिया गया। हमारे चलने पर मार्ग पर पथकर लगा हुआ है। कैसा जंगल राज लूट का कायम किया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। फिर भी एक तबका सपोर्ट में तो है ना, वो तबका सपोर्ट, वो वही तबका सपोर्ट में है जो 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 मुसलमानों को गाली दे रहा है और हिंदू 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 हिंदू। हम हिंदू नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। क्या हम ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं? इतिहास के पन्ने पन्ने पढ़ते जीवन खत्म हो गया। कहाँ दिखा दोगे हिंदू हिंदू राष्ट्र, और कहाँ तुम कहोगे कि इस तरीके से मंदिर मस्जिद मूर्ति और पत्थरों में प्राण डाल के हिंदुस्तान की अनपढ़ और लोगों को तुम खींच के कहाँ ले जाना चाहते हो, जिस किस जगह से पढ़ के आए हो। और इन लोगों के सारे बच्चे इनके विदेश पढ़ते हैं जितने लोग हैं, और हमारे बच्चों के सामने मंदिर नफरत और मुसलमानों के प्रति आग उगलने की बात। अभी जो बहराइच में हुआ है वो जुर्म है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त हथौड़ा चलाया है। हमारी कम्युनिटी का आदमी जाके उसका हरा झंडा नोच रहा था और भगवा फहराता था। भगवा प्राण है क्या? मंदिर प्राण है क्या? माँ पैदा की है, अनाज खाते हैं, हम विद्यालय से शिक्षा लेते हैं, चिकित्सालय से दवा मिलती है। ये नफरत बोया क्यों जा रहा है? रहा है इस हिंदुस्तान में नफरत की जड़, इस हिंदुस्तान में नफरत, हिंदू मुस्लिम नफरत अकेले नरेंद्र मोदी ने वो पौधा जड़ रोप दिया है। यद्यपि ये पेड़ पहले से लगा हुआ है अंग्रेजी जमाने से, लेकिन आज जो नफरत इन्होंने बोया है, हिंदू को बांटने की साजिश खत्म हो गई। अरे हिंदू को बांटने की, हिंदू और मुस्लिम एक रहेगा तो हिंदुस्तान एक रहेगा। जितने जितने पेपर में इनके रोज स्टेटमेंट आते हैं उसको पढ़ के दिल दुख से भर जाता है। आक्रोश भी होता है इनके प्रति कि कौन सा आंदोलन कर दें, और करने दीजिए, इनको कर लेने दीजिए। जिंदा रहूंगा यदि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चैनल पर, मुझे उस सदनों के प्रति मेरे मन में उतनी ही आस्था है जितनी भगत सिंह अशफाकुल्लाह और गांधी के दिल में थी। कभी नहीं सोचता कि उस सदनों की तरफ देखूंगा और ताकूंगा। मैं बता रहा हूं कि हिंदुस्तान को बांटने की साजिश आगे बढ़ी तो पूरे भारत से इन लोगों का कफन खत्म हो जाएगा। ये दफन हो जाएंगी इस हिंदुस्तान की धरती के अंदर। और मैं तिरंगा उठा के गांधी की तस्वीर के साथ, भगत सिंह की तस्वीर के साथ, भगत सिंह कहा करते थे कि मैं तो मुसलमान के बिना रह नहीं सकता। गांधी कहा करते थे कि मेरे एक दिल में मुसलमान रहता है और एक दिल में दलित और हरिजन रहता है, बसता है। उनके बिना जी नहीं सकते थे। आप न जाने कहाँ मुल्क को करते चले जा रहे हैं। सत्ता से इतना प्रेम है कि हिंदुस्तान खूबसूरत जगह को दुनिया में, हिंदुस्तान की पहचान एकता के लिए है, सत्य अहिंसा के लिए है। एक नरेंद्र मोदी का पेपर में बयान था कि हम घूस के मारते हैं, कोई हमें एक देता है तो हम बम और तो हथगोले फेंकते हैं, हमारे ऊपर करता है। हिंदुस्तान हथगोला फेंकने का मुल्क नहीं है। किसी भी नेबरिंग कंट्री पर हिंदुस्तान के सभ्यता के उदय से लेकर अब तक यदि भारत के किसी भी कालखंड में भारत के किसी अपने नेबरिंग पड़ोसी देश पर आक्रमण का एक प्रमाण कोई दिखाएगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। जितने हमारे 6 पड़ोसी हैं, भारत शांति से रहता है। लेकिन भारत के ऊपर कोई अटैक करेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। ये एक अलग प्रश्न है और हम जानते हैं, लड़ना भी जानते हैं, हम ठीक से लड़ना जानते हैं। सिकंदर आया था तो सिंध के पार से ही वापस चला गया। उसको पता था कि पाटलिपुत्र में कोई महाशक्ति रहती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। उसका सेना नायक सेल्यूकस भी वहीं से वापस चला गया। हिंदुस्तान लड़ना भी जानता है, लेकिन हिंदुस्तान की पहचान एकता, पीस एंड यूनिटी है और नॉन वायोलेंस है। नॉन वायोलेंस भी है जो बुद्ध की धारा और ऋषियों यतियों मुनियों की धारा से चलती हुई आके गांधी के विराट व्यक्तित्व में शामिल हो जाती है। हिंदुस्तान गंगा के किनारे बसा हुआ है, जहां धारा बहती है, जहां मनुष्यता बहती है, जहां जीवन निकलता है, जिस बनारस की धारा में हिंदू मुसलमान दोनों स्नान करते हैं। मोदी के हुकूमत और अल्फाज खत्म होते, इनके अस्त होते दिन के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। नफरत नहीं चल। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की सत्ता का पतन जिस दिन सड़क पर अकेले निकलूंगा, हिंदुस्तानियों को बता दूंगा कि तुम संभल जाओ। ये गांधी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अंबेडकर के उस कॉन्स्टिट्यूशन का देश है जो इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और जो है यूनिवर्सल यूनिटी के लिए फेमस है और जाना जाता है। मुल्क ऐसे चलेगा क्या?
नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान को क्या कर दिया है अकेले? मुझे इतनी तकलीफ होती है। आज़ादी फांसी और कुर्बानी का परिणाम है। अवध की डालियां फांसी के फंदे में तब्दील हो गई थी और इलाहाबाद की डालियां, फिलिप कहता है, उसी पुस्तक को पढ़िए, ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, किस तरीके से गाड़ी पर तब आईपीसी नहीं गठित बना था और 1857 की बात है, गाड़ी पर लाद के और क्रांतिकारियों को और विरोध करने वाले को गला रस्सी में बांध के गाड़ी चला दिया जाता था, पेड़ से लटक के आदमी मर जाता था। फांसी कुर्बानी से आज़ादी मिली है, हिंदू मुस्लिम नफरत से नहीं मिली है। झंडे पर लड़ा रहे हो, भगवा पर लड़ा रहे हो, सनातन पर लड़ा रहे हो। क्या हिंदुत्व, क्या हिंदुत्व, कैसा हिंदू राष्ट्र? कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? भारत नहीं जानते हो हिंदुस्तान को? भारत नहीं जानते हो? भरत वंशियों, ऋग्वेद के खंडों में भरत वंश का उल्लेख है और भरत वंश महाभारत कांड ही भारत महाभारत के ऊपर है। भारत नाम लेने में शर्म आती है। हिंदू राष्ट्र कहां से तूने निकाल लिया? कौन कहता है हिंदू राष्ट्र? सभी आतंकवादी हैं कहने वाले। संविधान को और न्यायालय के सामने चलना पड़ेगा। मैं एक PIL और न्यायालय के समक्ष भेजूंगा पल्लवी जी। ऐसे नहीं चलता है हिंदुस्तान, ऐसे तो नहीं चलता है, नहीं चलेगा और चलेगा भी नहीं। मैं सिकुड़ के बैठा हुआ हूं। जिस दिन निकलूंगा दिल्ली की सड़क पर, नरेंद्र मोदी की सत्ता उसी दिन ढह जाएगी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये गांधी का मुल्क है, ये भगत सिंह का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है और उस महान वैज्ञानिक कलाम का मुल्क है, जो गांधीवाद का युग का जब एपेक्स था, जो जीनित था उसके युग का, और जिनको हम श्रद्धा से हम कहते हैं कि हमारे वतन में हम अपनी उत्पत्ति उनसे खोजने की कोशिश करते हैं। कदाचित ऐसा महापुरुष इस पुनः इस देश को नहीं मिलेगा। उस संततियों में रख की संतानें हैं हम। जिस मुसलमान का वो लोग नफरत बो रहे हैं, उसी मुसलमान के कलाम है। हम उनको छोड़ के नहीं जी सकते हैं, उनके बिना नहीं जी सकते हैं। और जब जीवन लें, हम अवतार लें, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनकी वंशावली में रहना पसंद करूंगा। ऐसे नफरतियों के साथ रहना मैं नहीं पसंद करूंगा। सुनते सुनते कान बहरा हो गया, पक गया है। जो लफंगा जिसने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, जो कॉलेजिएटिंग तो दूर स्कूलिंग भी जिसने नहीं सीखी, नहीं पढ़ा, वो भी हिंदू राष्ट्र, हिंदू बटोगे कटोगे, हिंदू बटोगे कट। ये क्या होता है भाई? ये कौन सी बात है? पैदा हो माँ के पेट से, खाते हो किसान का अनाज, पढ़ते हो विद्यालय से, चिकित्सा के बिना मर जाओगे और तुम नफरत बांट रहे हो। किस बात के लिए? मार दो सत्ता को, पैर से लात मार दो। कैसी सत्ता? दूसरा कोई आएगा सत्ता संभालेगा। मोहब्बत से नहीं रह सकते क्या? हिंदुस्तान मोहब्बत से नहीं चल सकता? मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो कि इस मोहब्बत के अतिरिक्त कोई अमानत मेरे पास नहीं है। जहां कहो वहां चलें। लेकिन मैं फिर वार्निंग देता हूं, और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। पिछले 10 वर्षों से न जाने कहां पहुंचा दिया। अयोध्या में जो कांड किया वो अनसाइंटिफिकली और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 4 फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है कि हम साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिटी को बढ़ाएंगे। यही साइंटिफिक टेम्पर है। पत्थर में प्राण डालते हो, पूरी दुनिया को भ्रमित करते हो, हिंदुस्तान को कुचलते हो, हिंदुस्तान की शिक्षा घोंट लिया, महंगा कर दिया, रेलों से न जाने क्या क्या हटाकर। किसी को ट्रेन नहीं मिलती, नसीब नहीं होती। एक वंदे भारत चलाकर करोड़ों लोगों की ट्रेन की छीन ली। 97% यात्रियों की ट्रेनें तू छीन ली और 3% के लिए वंदे भारत चलाकर कहते हो वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से ट्रेन दे रहे हैं। तुम्हारी मीडिया थपरी बजाती है, दुनिया में प्रसारित किया जाता है। हमारे जैसे लोग बिलबिलाते हैं ट्रेनों में चलने के लिए। हमें तो 120 रुपया वाला लखनऊ का टिकट चाहिए, इंटरसिटी का, जिसमें जा सके। बेईमान कहीं के। हिंदुस्तान को कहां पहुंचा दिया? यही 2013 में यही हिंदुस्तान मिला था। 14 में ये हिंदुस्तान नहीं मिला था। नफरत का हिंदुस्तान नहीं था। यही नफरत का हिंदुस्तान चलेगा? मैं पल्लवी जी आपसे कहने की कोशिश करता हूं कि यदि ये हुकूमत और लोग यदि इस तरीके से बरगलाते रहेंगे तो मैं हिंदुस्तान की सड़क पर, और वैसे भी 26 नवंबर को दिल्ली चल रहा हूं, दिल्ली में खाने पीने पर आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर टैक्स तोड़ दूंगा। ठीक सबिना अवज्ञा में उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने फिरंगियों का, क्रूर हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। हमारी गाड़ी पर, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे उन्होंने नमक कानून। 26 नवंबर तक इस प्रधानमंत्री के लूट राज, क्रूरता, लूट और संसार का सबसे बड़ा भ्रष्टतम
सत्ता है, हिंदू मुस्लिम नफरत करता है, यही चलेगा देश, इसी तरह देश चलेगा। कहीं सम्मान का एक रत्ती भर उन्होंने नहीं छोड़ा है पद के लिए। क्या उनके पास अच्छाई का है? कौन सा अच्छाई गिना दूं? गरीबी में पीस रहा है गरीब, और 22 करोड़ लोगों को के कढ़ाई में तरकारी तेल में नहीं बनती, पानी में पकती है, रोटी नमक और पानी खा रहा है उसका बच्चा, 22 करोड़ कुपोषित माल न्यूट्रिशन के शिकार है। आपको शर्म नहीं लगती? शर्म नहीं लगती है? प्रत्येक कमिश्नरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने का, गांव-गांव एक्सप्रेसवे बनवाने का, सारी जमीन खत्म होती जा रही है। बेहाल कर दोगे हिंदुस्तान को, ऐसे हिंदुस्तान चलेगा? यही हिंदुस्तान है क्या? यह हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान नहीं है। गांधी का ग्राम स्वराज कहाँ गया? अंबेडकर का सोशलिज्म समाजवाद कहाँ गया? भगत सिंह का समाजवाद कहाँ गया? अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? और उस महान वैज्ञानिक का, अब एपीजे अब्दुल कलाम का साइंटिफिक टेम्पर और साइंस कहाँ गया, जिसने दुनिया को बता दिया कि हम देखो दुनिया के वैज्ञानिक हूं। और हिंदुस्तान की हिफाजत में आधे घंटे में उन्होंने मिसाइल बिल्ड किया था अमेरिका से लौटने के बाद। मैं उस आदमी की, उस कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश कौन करेगा? उसको चलने नहीं देंगे सत्ता के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, ये दरअसल एक पीड़ा है जो दिन दिन पल पल ऐसी खबरों को देखकर पनपती है आपके अंदर। जब आप इस तरीके की खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लगता है एक समाज ऐसा तो नहीं था, वो ऐसा तो नहीं था जैसा बनाया जा रहा है। बचपन में मैंने भी अपने कई दोस्तों के यहाँ जो है कभी भी इस तरीके का भेदभाव नहीं देखा। ईद, बकरीद, इन सब चीज़ों में हम जाते रहे हैं, सेवैयाँ भी खाते रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके की खबरें जिस तरीके से लगातार आपके दिमाग में बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, आप दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं। अब जाने से पहले एक बार सोचना पड़ता है, या आपके दिमाग में उस तरीके की चीज़ें लगातार टीवी मीडिया के द्वारा और अपने देश के कुछ धुरंधर नेताओं के द्वारा ऐसा डाल दिया गया है कि हम एक समाज के रूप में, एक इंसान के रूप में अब ना हमारे अंदर भाईचारा बच पा रहा है, ना प्रेम बच पा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी आपको।